गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। सम्मानीय अतिरिक्त सचिव महोदय, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। सम्मानीय सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार। सम्मानीय डिप्टी सेक्रेटरी सर, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर धार, पैनल अधिवक्तागण, पुलिस विभाग के प्रतिनिधिगण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यगण, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, लॉ स्टूडेंट्स और विद्यालय के छात्र छात्राओं, आप सभी का मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब कार्यक्रम न्याय आपके द्वार में हार्दिक स्वागत है। न्याय आपके द्वार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक जिले से सीधे जुड़कर उस जिले से संबंधित कानूनी मुद्दे, समस्या इत्यादि पर चर्चा की जाती है तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य यूट्यूब के माध्यम से अधिक लोगों तक जुड़कर विधिक जागरूकता बढ़ाना तथा उनके मन में आने वाले सभी कानूनी प्रश्नों का हल और समाधान देना है। इसी श्रृंखला में आज हम धार जिले के साथ जुड़े हुए हैं। प्रारंभ करते वक्त सबसे पहले हम धार जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। धार जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित लगभग 8,153 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ जिला है। धार जिला बुंदीला राजपूतों के शासनकाल का एक महान ऐतिहासिक महत्व का शहर होने के साथ साथ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण शहर है। धार में परवारों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मालवा के समीपवर्ती विशाल क्षेत्र पर राज्य किया तथा परमारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध भोजदेव राजा प्राचीन भारत के जो यशस्वी राजा रहे हैं यहाँ पर शासन किए हुए हैं तथा इन्होंने उज्जैन से धार जिले को अपनी राजधानी बनाया। पर्यटन की दृष्टि से गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध धार की बाग गुफाएं, गढ़कालिका देवी मंदिर, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, जहाज महल इत्यादि हैं। धार जिले के साथ आज हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जो कि न्याय की प्रक्रियाओं में अध्ययन में सबसे उपेक्षित विषयों में से एक है। जी हाँ, जो कि एक पीड़ित व्यक्ति से संबंधित है। पीड़ित व्यक्ति अपराध का शिकार वह व्यक्ति होता है जिसे अपराध के परिणाम स्वरूप कोई नुकसान या चोट पहुंचती है। हमारी वर्तमान न्याय प्रणाली में जहां किसी मामले का फैसला करने में कई साल लग जाते हैं, पीड़ित व्यक्ति लगभग अपना पूरा जीवन न्याय की प्रतीक्षा में बिता देता है और पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना वह न्याय अधूरा रह जाता है। जी हाँ, आज के कार्यक्रम का विषय पीड़ित प्रतिकर योजना एवं उससे जुड़े हुए प्रमुख बिंदु हैं। इस विषय पर जुड़े प्रमुख कानूनी बिंदुओं के बारे में विस्तृत चर्चा अतिरिक्त सचिव महोदय एवं उप सचिव महोदय द्वारा की जाएगी एवं प्रतिभागियों के प्रश्नों को लिया जाएगा। अंत में एक ओपन इंटरेक्टिव सेशन भी होगा जिसमें आप सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के समय में आपराधिक मामले आरोपी और राज्य के बीच एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनते जा रहे हैं। राज्य और आरोपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पीड़ितों की दुर्दशा को अक्सर भुला दिया जाता है। अपराधी को पकड़ा जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसे दंडित किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है या कुछ स्थितियों में परिवीक्षा पर रिहा भी किया जाता है। हालांकि न्यायालय में उसे दोषी पाया जाता है लेकिन पीड़ित व्यक्ति पीड़ित ही रह जाता है। इसलिए आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराधी को दंडित करने के अलावा कुछ और करने की भी आवश्यकता है। एक आपराधिक अदालत का यह कर्तव्य है कि वह दोषियों को सजा दे, वहीं एक सिविल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह दोषकर्ता द्वारा किसी पक्ष को हुए नुकसान या क्षति के लिए हर्जाना वसूले। हालांकि कई बार कुछ आपराधिक मामले में आपराधिक और सिविल दोनों अदालतों के इस कार्य को एक साथ करने की आवश्यकता होती है और यही इसी कार्य में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के द्वारा इस प्रकार के मामलों में समुचित न्याय को सुनिश्चित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पीड़ित न्याय की तलाश करता है और उसे दो तरीकों से मांगा जा सकता है, केवल अपराधी को दंड देकर और अपराधी को दंडित करके तथा पीड़ित को क्षतिपूर्ति देकर। इसलिए न्याय तभी पूरा होता है जब पीड़ित को भी मुआवजा मिले। पीड़ित को पूरी मानसिक संतुष्टि होने के साथ साथ उसे मुआवजे के रूप में कुछ राहत देना भी बहुत जरूरी है। प्राचीन हिंदू कानून में मुआवजा देने को एक शाही अधिकार माना जाता रहा है। हाल के वर्षों में लेकिन वैश्विक जागरूकता आई है तथा मानव अधिकारों के साथ साथ पीड़ितों के अधिकारों के बारे में भी बात की जा रही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357A इसी बात को ध्यान में रखते हुए संहिता में मौजूद है। यह धारा आपराधिक अदालत को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देने एवं अभियोजन के व्ययों को देने का आदेश दे सके। दूसरे शब्दों में कुछ मामले ऐसे होते हैं
जिनमें धारा 357A सीआरपीसी पीड़ित को मुआवजा देने के लिए न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। न्याय संगत और उचित प्रतिकर देने का आदेश देते समय न्यायालय को इस तरह के भुगतान के लिए अभियुक्तों की क्षमता के साथ साथ प्रासंगिक कारक जैसे कि चिकित्सा, व्यय, कमाई का नुकसान, दर्द और पीड़ा आदि पर विचार करते हुए किया जाता है। 154वीं विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 2009 में संशोधन करके धारा 357A को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जोड़ा गया है, ताकि अभियुक्त के आपराधिक अभियोजन के परिणाम की परवाह किए बिना अपराध के पीड़ितों को मुआवजा का प्रावधान किया जा सके। धारा 357A के तहत केंद्र सरकार के साथ समन्वय में सभी राज्यों को राज्य के लिए पीड़ित योजना मुआवजा तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसी के तहत विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015 और नालसा के द्वारा 2018 स्कीम तैयार की गई है। बीसीएस निष्पक्ष और सहायक आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। पीड़ितों को वित्तीय सहायता और उनके नुकसान के लिए मान्यता प्रदान करके यह उनके उपचार और उनके जीवन के पुनर्निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान के प्रस्तावना में भी भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा निहित है, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करना कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखा जाए तो 20वीं सदी में खास तौर पर अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1985 के तहत पीड़ितों के दृष्टिकोण को एक नए और शक्तिशाली तरीके से देखा गया। संयुक्त राष्ट्र के इस घोषणा पत्र में अपराध पीड़ितों की 4 प्रमुख जरूरतों को मान्यता दी गई, जिसमें पहली है न्याय तक पहुंच एवं निष्पक्ष व्यवहार, दूसरा प्रतिपूर्ति, तीसरा मुआवजा और चौथा सहायता। अगर हम भारत में पीड़ित मुआवजा प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 41 के तहत भाग 4 डीपीएसपी और अनुच्छेद 51A के तहत भाग 5 मौलिक कर्तव्य राज्य का कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि वे क्रमशः विकलांगता के मामलों में और अन्य अवांछनीय अभाव के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार और जीवित प्राणियों के लिए मुआवजा प्राप्त करना और मानवता का विकास करना सुनिश्चित करें। मुआवजा पाने के अधिकार को हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न मामलों में भी इस बात को कहा गया है, जिसमें प्रमुख हैं रुदुल साहब बनाम बिहार राज्य, भीम सिंह विधायक बनाम जम्मू और कश्मीर और कई ऐसे मामले हैं जिसमें इस बात को कहा गया है। मुआवजा के अधिकार को अनुच्छेद 14 और 39A के तहत एक अभिन्न अंग के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है। आईपीसी 1860 की धारा 166B में भी पीड़ितों का उपचार न करने पर सजा का प्रावधान है। सीआरपीसी 1973 के 357A व विक्टिम कंपनसेशन स्कीम व नालसा की विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2018 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए अब मैं माननीय उप सचिव महोदय सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे प्रतिभागियों को अन्य बिंदुओं के बारे में जानकारी। थैंक यू सर्वेश जी। आप सभी को नमस्कार। मैं अनिरुद्ध जैन, उप सचिव, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर। न्याय आपके द्वार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चर्चा कर लेनी चाहिए कि कंपनसेशन यानी कि प्रतिकर, इसकी क्या आवश्यकता होती है एवं वर्तमान समय में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। प्रतिकर का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स अर्थात अपकृत्य विधि से हमें प्राप्त होता है, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के भी गलत कृत्य यानी कि रॉन्गफुल एक्ट से प्रभावित हुआ है तो उस व्यक्ति को पुनर्वास करने के लिए और पुनः उसी स्थिति में ला देने के लिए जैसे वह उस कृत्य के घटित होने के पहले हुआ था, ऐसे कृत्य के पूर्व की स्थिति में उसको ला देने के लिए प्रतिकर राशि प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। भारतीय आपराधिक प्रणाली में प्रारंभ से ही अभियुक्त को दोषी करार पाए जाने पर दंडित किए जाने को ही बल दिया गया है। हालांकि इस संबंध में हमारा जो सीआरपीसी है 1973 का दंड प्रक्रिया संहिता में 357 जो सेक्शन है उसमें फाइन अमाउंट से ही प्रतिकर दिलाए जाने के प्रावधान थे, लेकिन चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य की नीतियों को और उस परिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए कहीं ना कहीं यह भी महसूस किया गया कि राज्य का भी एक दायित्व बनता है कि
जो भी व्यक्ति किसी अपराध से या अपराध के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे ग्रसित हुआ है, उसे राज्य के व्यय पर भी उसे कंपनसेशन प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसी परिकल्पना को, इसी सोच को लेकर हमारे भारतीय संविधान ने वर्ष 2009 में सेक्शन 357 ए को सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट किया और वो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की जहां तक बात की जाती है वो उसी सेक्शन से हमें मिलता है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की यदि हम विस्तृत रूप से बात करें तो सेक्शन 357 ए यह बात करता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन से इस प्रकार की स्कीम तैयार करेगी जो विक्टिम के पुनर्वास के लिए आवश्यक हो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीड़ित व्यक्ति कौन होता है। तो पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो या तो किसी के रॉन्गफुल एक्ट यानी कि ऑफेंस से हुए रॉन्गफुल एक्ट के कारण जो प्रभावित हुआ है, उसके आश्रित व्यक्ति और उसके संरक्षक, ये होते हैं। हमने बात की पीड़ित व्यक्ति की। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 357 ए के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2015 में 31 मार्च 2015 से एक विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2015 लागू की है, जिसमें अलग अलग ऑफेंसेस को लेकर विक्टिम्स के लिए मैक्सिमम जो है उसके जो अनुसूची है उसमें मैक्सिमम कॉम्पनसेशन प्रदान किया गया है जितना कि अवार्ड किया जा सकता है। थोड़ा सा हम इस मध्य प्रदेश विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें पीड़ित की स्पष्ट डेफिनेशन दी हुई है कि अभियुक्त के आपराधिक कृत्य या लोभ के कारण जिस भी व्यक्ति को हानि या क्षति होती है, उसके संरक्षक या उसके विधिक वारिस, ये सभी पीड़ित व्यक्ति में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यदि देखें तो प्रतिकर प्राप्त करने की पात्रता कौन व्यक्ति रखता है, तो सबसे पहले न्यायालय जब अपना निर्णय देता है तो न्यायालय को 357 क उपधारा 2 और 3 के अधीन न्यायालय सिफारिश करता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कि वो इस मामले में प्रतिकर का निर्धारण कर प्रतिकर अवार्ड करे। इसके अलावा विचारण के समाप्ति के पश्चात भी सिफारिश न्यायालय दे सकता है और विचारण के लंबित रहने के दौरान भी ऐसी सिफारिश दी जा सकती है। अगर अभियुक्त दोषमुक्त हुआ है और उन्मोचित हुआ है लेकिन पीड़ित को पुनर्वास की आवश्यकता है तो भी प्रतिकर की राशि उसे दिलाई जा सकती है। तीसरा जो हमारा प्रावधान है वो यह है कि यदि अपराधी को खोजा नहीं गया है लेकिन पीड़ित की पहचान हो गई और पीड़ित को पुनर्वास की यदि आवश्यकता है तो उसे प्रतिकर दिलाया जा सकता है। अब प्रतिकर दिलाने की प्रक्रिया जो बताई गई है वो दो संस्थाओं का दायित्व निर्धारित किया गया है, एक तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का। यदि कोई भी न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या जिला सत्र न्यायालय या कोई भी न्यायालय यदि सिफारिश करता है प्रतिकर दिलाए जाने की, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 2 महीने के भीतर इंक्वायरी करके और प्रतिकर राशि का जो है उनको जो उचित समझे और शेड्यूल में जो दिया हुआ है, अनुसूची में जो दिया हुआ है उसके अनुसार वो दिलवा सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि वो इंक्वायरी कैसी होगी, तो इंक्वायरी बहुत संक्षिप्त इंक्वायरी होगी और उसके लिए जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो किसी भी प्रक्रियात्मक विधि से बाध्य नहीं है। तीसरी बात यदि हम करें तो अगर प्राधिकरण चाहे तो इस संबंध में आवश्यक जानकारी सुसंगत जो भी वो उचित समझे किसी भी विभाग से मंगा सकते हैं और इस इंक्वायरी को वो 2 महीने में पूरी करके और प्रतिकर राशि का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि ये स्कीम है इसके साथ संलग्न जो अनुसूची है उसके अनुसार ही प्रतिकर राशि का भुगतान किया जा सकेगा। इसके आगे या इसके पीछे जाकर हम कोई भुगतान नहीं करेंगे। मैक्सिमम लिमिट जो सेट है उसके अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह दायित्व होता है कि न्यायालय से जो अनुशंसा प्राप्त होती है या सिफारिश प्राप्त होती है तो इसके 60 दिवस के भीतर उनको एप्लीकेशन या सिफारिश जो भी है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि मोटरयान अधिनियम के संबंधित जो मामले होते हैं जो ट्राइब्यूनल द्वारा जिन पर आदेश किया जाता है
उसके संबंध में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से कोई भी प्रतिकर राशि नहीं दिलवाई जा सकती। एक अन्य ध्यान देने लायक बात यह भी है कि यदि सारे स्रोतों से विक्टिम की या उसके आश्रितों की आय 5 लाख से अधिक हो रही है, 5 लाख से अधिक हो रही है, तो उसे केवल 50% राशि जो अनुसूची में वर्णित है वो ही देय होगी। अब कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आती है जबकि प्रतिकर राशि का निर्धारण नहीं किया जाना है और उसको प्रतिकर राशि के संबंध में की गई सिफारिश या आवेदन को निरस्त किया जाना है। तो वो डीलेड एफआईआर के जो मामले होते हैं उसमें यदि अभियुक्त द्वारा प्राधिकरण का इंक्वायरी में सहयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे मामलों में खारिज किया जा सकता है। यदि पुलिस अधिकारी की या किसी भी सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक सहयोग करने में अगर पीड़ित पक्ष या आवेदक पक्ष असफल रहता है तो ऐसे मामलों में भी प्रतिकर के लिए जो आवेदन प्रस्तुत होता है या न्यायालय से सिफारिश होती है तो उसे खारिज किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा आवेदन कब तक आना चाहिए। तो ऐसा आवेदन यदि सेक्शन 357 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत, यानी जबकि कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है और अब पीड़ित की पहचान हो गई है, ऐसी स्थिति में 180 दिवस के अंतर्गत एफआईआर लेखबद्ध कराए जाने से ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि इसके अतिरिक्त जो मामले हैं उसके संबंध में स्कीम में किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन संबंधी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ऐसे में हमें लिमिटेशन एक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके अनुसूची के अनुसार जहां कहीं पर भी कोई लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है वहां 3 वर्ष के भीतर ऐसा आवेदन लाया जा सकता है। इसके अलावा यदि सिफारिश या आवेदन पत्र प्रतिकर हेतु जो प्रस्तुत किया गया है वो खारिज किया गया है तो मध्य प्रदेश स्कीम के अंतर्गत 90 दिवस के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत फर्स्ट अपील करने का प्रावधान है। हालांकि यदि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उचित समझे तो उस पीरियड को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, कंडोन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक द्वितीय अपील का भी प्रावधान है जो शासन के गृह विभाग में लाया करती है। यदि कोई व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट हैं तो वे 30 दिवस के भीतर गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के समक्ष द्वितीय अपील कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि ये अनुसूची जो इस स्कीम के साथ संलग्न है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्षति और हानि के विवरण हैं, इस संबंध में प्रतिकर राशि का भुगतान किया जा सकता है। अब यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि ये स्कीम जो है मध्य प्रदेश स्कीम, ये वर्ष 2015 से लेकर आज तक वर्तमान तक प्रचलन में है, लागू है। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय में 2 आदेशों में निपुण सक्सेना विरुद्ध भारत गणराज्य में यह महसूस किया गया कि जो स्कीम्स तैयार की गई हैं राज्यों द्वारा वो कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित मामलों को एड्रेस नहीं करती है और कहीं ना कहीं ये कमी पाई गई कि खासकर महिलाओं, जहां महिला विक्टिम है और विशेषकर सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो फीमेल विक्टिम्स है उनसे संबंधित जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं इन स्कीम्स में कवर नहीं हुए हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली को निर्देशित किया गया कि वो पीड़ित प्रतिकर योजना, महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में एक पीड़ित प्रतिकर योजना को तैयार करें और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही लागू करवाएं। तो ऐसी एक योजना वर्ष 2018 में लागू हुई जिसको नाम दिया गया कंपनसेशन स्कीम फॉर विमेन विक्टिम्स ऑब्लिक सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑब्लिक अदर क्राइम्स 2018। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू की गई, नालसा के माध्यम से लागू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत विमेन विक्टिम या सर्वाइवर ऑफ अदर ऑफेंसेस की डेफिनेशन इस प्रकार दी गई है कि महिलाओं से संबंधित समस्त अपराध की जो विक्टिम है वो, और उसमें शामिल है धारा 304B, 326A और 498A IPC। इसके अलावा
यहाँ पर यह भी देखना उचित होगा कि यह भी दायित्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को सौंपा गया है कि वे ही इसमें शेड्यूल के अनुसार उचित प्रतिकर का निर्धारण कर पीड़ित महिला को अवार्ड करें। अब यहाँ देखना ये होगा कि आवेदन किस प्रकार से फाइल हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो इस स्कीम के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान दिया गया है कि जो उल्लेखित प्रावधान है और महिलाओं संबंधित जो भी प्रावधान है उसकी एक प्रतिलिपि तत्काल रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाएगी। साथ ही एक आवेदन पत्र यदि पुलिस चाहे तो पीड़ित के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, पीड़ित पुलिस के माध्यम से प्रस्तुत कर सकती है, और यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वयं भी चाहे तो वो स्वतः संज्ञान लेकर के और कंपनसेशन इंटरिम या फिर फाइनल कंपनसेशन दिलाने की कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा विक्टिम जो है वो या उसके डिपेंडेंट है वो स्वयं भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एफआईआर की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट इत्यादि के साथ फॉर्म आई के अनुसार, इस स्कीम के फॉर्म आई के अनुसार एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ ऑनलाइन आवेदन पत्र की व्यवस्था भी की गई है, जो सालसा द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है। उसमें विक्टिम यदि चाहे वो अगर डालसा में उपस्थित होने में असमर्थ है, पुलिस के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सालसा द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये प्रावधान है कि संक्षिप्त इंक्वायरी के उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 60 दिवस के भीतर महिला पीड़ित को प्रतिकर राशि का भुगतान करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां पर विक्टिम माइनर है, यदि विक्टिम माइनर है तो जो राशि अनुसूची में दी गई है उससे 50% अधिक राशि का भुगतान किया जा सकेगा। किंतु यहाँ यह भी विचार में रखना उचित होगा कि पॉक्सो से संबंधित जो मामले हैं उसमें केवल जो विशेष न्यायालय पॉक्सो गठित हुए हैं प्रत्येक जिले में, उन्हें धारा 33(8) पॉक्सो एक्ट रेड विथ रूल 7 पॉक्सो एक्ट पॉक्सो रूल्स 2012 के अंतर्गत मात्र उन्हें ही प्रतिकर निर्धारण की कार्रवाई करनी होगी। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी एक प्रावधान दिया गया है, जैसा कि वहां 180 दिवस का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 357A के अंतर्गत, यहाँ 3 वर्ष का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 357A ब्रैकेट में 4, जहां की पीड़ित का पता चल गया है लेकिन अभियुक्त का पता नहीं चल पाया है, तो ऐसे अगर कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं तो वो 3 वर्ष तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा शेष अन्य जो मामले होंगे उनमें भी लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे, और लिमिटेशन एक्ट में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है कहीं पर भी, तो 3 वर्ष एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया दिया गया है जिसके भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह भी है, जो एक डिफरेंस है दोनों मध्य प्रदेश स्कीम और नालसा स्कीम में, कि वहां जो अपील है वो लाए करती है सालसा में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में, लेकिन यहाँ जो अपील है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अपील यहाँ जाएगी चेयरमैन डालसा को, यानी कि हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी कि सचिव महोदय जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होंगे, उनके आदेश से यदि कोई व्यक्ति या पीड़िता या उनके डिपेंडेंट्स या उनके संरक्षक जो भी कोई अगर एग्रीव्ड हैं, व्यथित हैं, तो वे चेयरमैन डालसा यानी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हमने संक्षेप में चर्चा की मध्य प्रदेश विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम और नालसा विमेन्स विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के संबंध में। अब मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं तो वो आप हमें बताएं, तो मैं और हमारे अतिरिक्त सचिव महोदय प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे सकें।
जी सोनी सर प्लीज। सर ये पहला प्रश्न यहाँ पर है, पीड़ित महिला होने पर पीड़िता को मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 या फिर नालसा योजना के अंतर्गत नालसा योजना 2018 के अंतर्गत प्रतिकर दिलाया जाएगा। तो महिला पीड़ित है और उसके संबंध में रिकमेंड हुआ है जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस नहीं है उनके अदर केसेस में। सर आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में कम हो रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार रिपीट कर दें जी। क्वेश्चन सर स्पष्ट रूप से प्लीज। अगर पीड़ित महिला है तो कोर्ट से रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको पीड़ित प्रतिकर प्रदान करें, तो मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत इसको कंपनसेशन दिया जाएगा कि नालसा योजना 2018 के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है सर, पीड़ित महिला को प्रतिकर प्रदान करने की अवस्था अलग अलग स्टेज पे है। जैसे ही एफआईआर लॉन्च करती है वो महिला, अगर उसके संग कोई अपराध हुआ है तो उसको अधिकार है कि वह अपना आवेदन संबंधित सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में अथवा संबंधित डालसा में प्रस्तुत कर सकती है। यदि वो स्वयं नहीं आ सकती तो अपने किसी परिजन के माध्यम से अथवा किसी भी अन्य माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकने के लिए स्वतंत्र है। वो उसके लिए कतई आवश्यक नहीं है कि वह न्यायालय से वो स्वयं उसके संग कोई गंभीर घटना हुई है तो उसको स्वयं परेशान किया जाए, बिल्कुल कतई आवश्यक नहीं है सर। दूसरा प्रश्न ये आता है सर कि यदि जैसे ही उसका आवेदन प्राप्त होता है संबंधित न्यायालय को, तो न्यायालय का ये स्वतंत्र क्षेत्राधिकार है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कि वह कंपनसेशन का ऑर्डर कर सकता है, इंटरिम कंपनसेशन जिसे अंतरिम कंपनसेशन कहा जाता है सर। और निर्णय के साथ वो अपना अंतिम आदेश पारित करता है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है सर। दूसरा सर, जो बात करें अपन कि सर उसको सालसा स्कीम के अंतर्गत वो मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना में लाना है या नालसा स्कीम का लाना है, किसी भी योजना के अंतर्गत उद्देश्य योजना का बिल्कुल स्पष्ट है सर कि वो उसे कंपनसेट किया जाएगा, उसे क्षतिपूर्ति तत्काल अविलंब प्रदान की जानी है सर। योजना चाहे मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना है उसमें भी वो अपराध कवर होते हैं सर, जो नालसा स्कीम के तहत स्पेसिफिक योजना बना दी गई है सर, उसमें भी किया जा सकता है सर। तो हम उसको केवल योजना के आधार पर डिफरेंशिएट ना करते हुए उद्देश्य को सर मूल रूप से अपन टारगेट करें सर। थैंक यू सर। सर्वेश जी थोड़ा सा इसमें ऐड भी करना चाह रहे हैं कुछ प्लीज। मैं माननीय अतिरिक्त सचिव महोदय सर की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि नालसा की जो योजना है उसके प्रावधान 2O तथा P के अनुसार लैंगिक हमलों में पीड़ित महिला के अंतर्गत महिला मात्र को ही सम्मिलित किया गया है। अगर नालसा योजना अंतर्गत विचार में नहीं आने वाला पीड़ित है तो उसको मध्य प्रदेश योजना में लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि वो एमपी की स्कीम में आएंगे नालसा की स्कीम में, तो नालसा का स्कीम का जो स्कोप है वो सेक्सुअल असॉल्ट वाले जो मामले हैं उन्हीं पर लेकर निर्धारित है। तो अगर महिला से संबंधित जो भी पीड़ित हैं अगर वो उसमें नहीं आ पाते हैं तो आप उनको एमपी कंपनसेशन विक्टिम स्कीम में ले सकते हैं। ये आपको नालसा का जो प्रावधान है 2O तथा P के अनुसार आपको ये इसका जानकारी दी गई है स्कीम 2018। जी सर, थैंक यू सर। एक पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत एक तत्काल सहायता राशि देने का कितना प्रावधान है, कितना दिया जा सकता है? सर अपराध की गंभीरता ये निर्धारित करती है कि उसे अंतरिम प्रतिकर शब्द जो मैंने प्रयोग किया था वो तत्काल सहायता राशि रूप में प्रदान की जाती है सर। ये मैक्सिमम अमाउंट 10,000 रुपए होता है सर। लगभग आपके लेक्चर से जो क्वेश्चन और भी थे तो यहाँ से तो हो चुके हैं। मैं पीछे माइक पूछने के लिए देता हूँ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है जो पीछे हमारे साथी बैठे हैं वो जरूर प्रश्न पूछें। ओके ना सर। ये महिला विधिक प्राधिकरण सेवा जो है ये महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए है या गरीबों के लिए है? इसको मतलब कैसे उसमें कर सकते हैं सर, क्लेरिफाई करो सर उसको। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो योजना है ये विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है और विक्टिम की परिभाषा हमारे दोनों ही योजनाओं में स्पष्ट रूप से दी गई है।
मध्य प्रदेश विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में विक्टिम का जो तात्पर्य है वो किसी भी अपराध के कृत्य या लोप में जो भी कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है, उसके आश्रित है या उसके संरक्षक है, उन व्यक्तियों को प्रदान की जा सकती है। और महिलाओं से संबंधित जो नालसा स्कीम है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लागू किया गया है, उसके अनुसार विभिन्न प्रावधानों सहित जैसे 304 बी है, 498 ए है, 326 ए है, इसके अतिरिक्त और भी इसी प्रकार के अपराधों के ऐसे विक्टिम्स को लेकर की गई है। तो दोनों के जो वो स्कोप ऑफ एरिया है जो दोनों का वो अलग अलग है, और केवल ये जो पूरा का पूरा जो स्कीम्स है वो इस बात की ओर इंगित करती हैं कि विक्टिम जो है, अपराध से जो प्रभावित हुआ है, उसका पुनर्वास किया जाना। थैंक यू सर। जी। एक छोटी सी लिमिटेशन जरूर है कि वर्तमान समय में हमारे पास अभी मध्य प्रदेश शासन से बजट प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए योजनाओं में जो योजनाएं स्वीकृत है, जिनमें कंपनसेशन स्वीकृत किया गया है, उसका भुगतान करने में अभी हमारा जो डालसा या हमारे सालसा स्तर की गतिविधियां वो थोड़ा सा शिथिल है। लेकिन बहुत जल्दी जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है और बजट अनुपूरक बजट स्वीकृत होता है, तत्काल इसका बजट का आवंटन प्रत्येक जिलेवार कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग इसको पुनः गति में ला सकेंगे चीजों को। और कोई प्रश्न ना हो तो अपन इसको समाप्ति की अनुमति चाहें। बिल्कुल सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, और इसको प्रचार प्रसार करें इसका, जिससे हमारा उद्देश्य जो सफल हो। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।